किसने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण का निर्माण किया? ए ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने ने, बी ऑप्शन है चार्ल्स एडवर्ड स्पिरमैन ने, सी ऑप्शन है रॉबर्ट स्टडबर्ग ने, डी ऑप्शन है डेविड वेसलर ने। तो सबसे पहले जो बुद्धि का परीक्षण किया था वो अल्फ्रेड बिने ने किया था। प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने द्वारा प्रकाशित किया गया। उन्हें बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जिसने बुद्धि के बारे में पहला प्रयोग किया, पहला प्रशिक्षण किया, वो किसी ने किया था? वो किया था अल्फ्रेड बिने ने। इसके याद रखना, बी फॉर बुद्धि, बी फॉर बिने, बी फॉर बुद्धि, बी फॉर अल्फ्रेड बिने। तो बुद्धि का जो पहला परीक्षण किया था वो अल्फ्रेड बिने ने किया था। अब दूसरा है, एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्रित करता है। एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ाता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है या रही है। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन, सीखने का आकलन। तो जब एक शिक्षक है वो क्या कर रहा है? एक अपनी क्लास के कार्य को एकत्रित करता है, बच्चों को कुछ पढ़ाता है और उसके बाद योजना बनाता है। कहने का अर्थ है कि एक टीचर को अपनी क्लास में क्या पढ़ाना है, उस सब्जेक्ट के विषय में उस पाठ योजना बना रहा है, उसके लिए आंकड़े एकत्रित कर रहा है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। और जब वो उनको पढ़ा देता है तो उसका फीडबैक लेने के बाद शिक्षार्थियों को कहाँ आवश्यकता पड़ी है उसके अनुसार अपने जो है पाठ में समायोजित कर रहा है। तो वह उस समय क्या कर रहा है? सीखने के रूप में आकलन कर रहा है? ये नहीं होगा। सीखने के लिए आकलन कर रहा है। हाँ, सीखने के लिए, क्योंकि इससे बच्चे सीखेंगे। तो वो क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन कर रहा है। सीखने के समय आकलन नहीं, सीखने का आकलन नहीं। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन कर रहा है। एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। अतः वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद। जेंडर लिंग विभेद मतलब ये होता है पक्षपात करना। जैसे कि एक सामान्य अवधारणा होती है कि लड़के लड़कियों की उपेक्षा मैथ में अच्छे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। दोनों ही पढ़ाई में अच्छे होते हैं या मैथ में अच्छे हो सकते हैं। अगर हम उनको ऐसे बांट देते हैं तो क्या था? जेंडर विविधता है। और जैसे कि हम कहते बोले ये सवाल लड़कियों से नहीं होगा, लड़के कर देंगे, या बोले लड़कों की राइटिंग अच्छी नहीं है, लड़कियों की अच्छी होती है। तो इस प्रकार से हम मतलब लड़के और लड़की में भेद नहीं कर सकते। तो कक्षा और कक्ष में जब कक्षा में हम बैठे हों तो जेंडर लिंग विभेद क्या होता है? शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। हाँ, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ये बात सही है। जब कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद होगा तो क्या उनके हास्योन्मुख का कारण बनेगा? हाँ, क्योंकि किसी को सामने अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर जी ने बुरे लड़कों को तो कह दिया ये तेज होते हैं, मैथ में लड़की नहीं होती है। तो ये क्या करेगा? उनके दिमाग को कहीं ना कहीं तो आघात करेगा, तो उनके दिमाग में ऐसा फिट होगा। तो इससे क्या होगा? उनके प्रयास करने में मन नहीं लगेगा कि बोले सर जी तो ऐसे मानते हैं तो हम क्यों करें ये सब चीज़ें। तो शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ठीक है,
पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन कारण हो सकता है। अब दूसरा वाला इसलिए गलत हो जाएगा, पुरुष शिक्षार्थियों के लिए मतलब लड़कों के लिए उनकी वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन कारण बन सकता है। क्या केवल उनका ही कारण बनेगा? नहीं। महिलाओं शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। और तीसरा पॉइंट ये है, क्या जो जेंडर लिंग विभेद है वो महिलाओं शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। कहने का अर्थ है, क्या महिलाएं जो टीचर मैम होती हैं, क्या वो जेंडर लिंग विभेद अधिक करती हैं, कम करती हैं टीचरों की अपेक्षा? शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। क्या जेंडर लिंग विभेद शिक्षादान के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता? ये गलत है, बस पहला वाला ठीक है। कक्षा में लिंग विभेद पक्षपात भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा तथा छात्रों में न्यूनता व हीनता की भावना विकसित करने के कारण उनका संपादन अच्छा नहीं हो पाता, जिससे छात्र छात्राओं में देश की भावना उत्पन्न होती है। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष लेना, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन करने व उसमें हेरफेर करने से संबंधित है। अब ये कहता है प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार व वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण, आनुवंशिक एवं वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या व्यवहार और वातावरण से है, व्यवहार एवं जीव विज्ञान से है, वातावरण एवं पालन पोषण से है, आनुवंशिक एवं वातावरण से है? तो प्रकृति और पोषण, पोषण मतलब होता है पोषण मतलब होता है खाना पीना हो गया। प्रकृति होगा आनुवंशिकी, जैसे आपको हेरिडिटी है, आपको बहुत सी चीज़ें आनुवंशिकी मिलती है। तो ये प्रकृति पोषण विवाद क्या है, में किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण से। सही बात है। यहाँ पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की आनुवंशिकी संरचना से संबंधित है। हाँ, तो यहाँ पे जो व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया वो आनुवंशिकी संरचना से संबंधित है, जो उसे जन्म से ही प्राप्त होता है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति वृद्धि व विकास करता है। किसी भी व्यक्ति विकास में इन दोनों का योगदान है, अतः आनुवंशिकी संरचना तथा पोषण से संबंधित है। मानव विकास क्या होता है? मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास क्या होता है? गुणात्मक कुछ सीमा तक अपार्थनीय, मात्रात्मक और गुणात्मक। मानव का जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है। व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक की यह प्रक्रिया चलती रहती है और इसे मापा जा सकता है। इस प्रकार यह मात्रात्मक है और साथ ही यह गुणात्मक ही है, क्योंकि वृद्धि के रुकने के बाद भी यह कई चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय एजेंसी क्या परिवार है, इको क्लब है, स्वास्थ्य क्लब है या सार्वजनिक पुस्तकालय है? तो परिवार, इको क्लब की व स्वास्थ्य क्लब सामाजिक की संक्रिया संस्था है, जहाँ व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनाता है तथा अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटता है, परंतु यह सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा संवर्धित होता है? उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना,
सहयोगात्मक की उपेक्ष व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनिश्चित परीक्षाओं को आयोजित कराया। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक मतलब विकास होता है जैसे आपकी बुद्धि का विकास कहते हो जाएगा, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। क्या ऐसी गतिविधि करनी चाहिए जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है? मतलब वो आपके दिमाग का विकास न करके जो पुरानी पद्धतियां हैं उनका विकास करे, उनको सुदृढ़ करे, उनको स्पष्ट करे, तो क्या ये संज्ञानात्मक विकास द्वारा समर्थित करता है? नहीं। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराता है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण, समृद्ध मतलब एक संपूर्ण तरीके से, विविधतापूर्ण मतलब बहुत सारा अलग अलग तरीके से वातावरण जो है ये उपलब्ध कराता है। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनिश्चित प्रयोगों का रहता है। किसी भी प्रकार का मानव विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में संबंधित होता है, तो यह वही संज्ञानात्मक विकास के संबंध में किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की एक शैली का उदाहरण है? संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श व्यंजन या चाक्षुष? निम्नलिखित में से कौन सा शैली का एक उदाहरण है? संग्रहण, तथ्यात्मक, चाक्षुष या स्पर्श संबंधी? संग्रहण। चाक्षुष अर्थात जिज्ञासा बोध नेत्र से है। इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो जाता है। यह बालक इस शैली के बारे में किसी कार्य का या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर वह उस व्यवहार का अनुकरण करता है जो एक बालक को सीखने की सर्वोत्तम विधि है। प्रेरणा अनुभूतियों को संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचाने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। प्रेरणाएं अनुभूतियों के जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि है। प्रेरणा अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। भावात्मक संरचना उन्मुखी, प्रभावी सुरक्षा उन्मुखी। भावात्मक प्रेरणा व्यक्ति की भावनाओं से संबंधित होती है जो व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती है। हाँ, प्रेरणा अनुभूतियों के व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। भावना